जी, तो आज हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज मैंने एक बुक से लिए हैं और वो बुक है लीनियर अलजेब्रा थ्योरी एंड एप्लीकेशंस और इसके ऑथर्स का नाम है वार्ड चेने एंड डेविड किनकेड। मेरे पास ये हार्ड कॉपी थी तो मैंने वहां पे पीडीएफ फाइल यहाँ शेयर की। ये वैसे पाकिस्तान में अवेलेबल है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो पाक कारपोरेशन से ये परचेज कर सकते हैं। 2010 में ये 495 रुपए की मेरी लाइब्रेरी में ये अवेलेबल थी यूनिवर्सिटी की, तो मैंने वहां से ली। अब ये ज्यादा से ज्यादा 1500 2000 की। ओके, तो ये जो आज की हमारे एमसीक्यूज होंगे ये वेक्टर सब स्पेसेस और वेक्टर सब स्पेसेस में भी वो वाली सब स्पेसेस जो रो स्पेस, कॉलम स्पेस या फिर नल स्पेस है उनके बारे में बात हो। थोड़ा सा मैं इसके बारे में पहले बताता चलूं कि रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद होती है। रो स्पेस ऑफ एक सेकेंड, तो दिस इज अ वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी जो मैट्रिक्स ए है उसकी जितनी रोज हैं उन तमाम रोज से जनरेट होने वाली जो सब स्पेस होती है उसको हम ए बोलते हैं। इसी तरह फिर एक है कॉलम स्पेस ऑफ ए, इट मींस दैट स्पैन्ड बाय कॉलम्स ऑफ ए। और फिर एक है नल स्पेस ऑफ ए। तो नल स्पेस ऑफ ए क्या होती है, यानी वो सॉल्यूशन है इसका एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू 0। यानी जो ए को जिन मैट्रिक्स से जिन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आता है उन एक्स की जो कलेक्शन है उसको हम नल स्पेस ऑफ ए भी बोलते हैं। और अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की जाए तो हर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, हर मैट्रिक्स के लिए हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और हर ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रोल प्ले करेगी। ओके, तो पहला एमसीक्यू देखिए कि let A be an m by n matrix whose columns form a linearly dependent set of vectors in Rn. Which conclusion is correct? ओके, मैं यहाँ इसको थोड़ा सा अलग से एक पेज पे ले जाऊंगा। जो मैट्रिक्स ए है इसके बारे में हमें कहा गया है कि वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n का मतलब उस मैट्रिक्स में m रोज हैं, A11, A12 अप टू सो ऑन, और n कॉलम्स हैं, इसलिए बन जाएगा AN1। इसी तरह A21, A22 up to so on AN2, and similarly the last row will be AM1, AM2 up to so on AMN। ये तो है मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के बारे में हमें बताया गया है कि whose columns form a linearly dependent set of vectors in Rm। इसके ये जो कॉलम्स हैं ये एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनाते हैं, डिपेंडेंट नहीं है, कर देना चाहिए। ओके जी, अब ये म्यूट ही रहेगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ अपने मैसेज चैट में। ओके, हम बात कर रहे हैं कि उसके जो तमाम कॉलम्स हैं वो एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर्म करते हैं। यानी अगर हम ये एक सेट बनाएं, ये अगर हम इस कॉलम को C1 कहें, इसको C2 कहें, अप टू सो ऑन इसको Cn कहें, तो ये कॉलम्स हैं ना, बेसिकली ये पूरे वेक्टर्स हैं। और वेक्टर्स में भी ये किसके सब एलिमेंट्स हैं, देखें पहले कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, टोटल m एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो तमाम कॉलम्स हैं C1 C2 अप टू सो ऑन Cn, ये तमाम मेंबर्स हैं Rm। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि C1 C2 अप टू सो ऑन Cn ये जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब हमें जो डिस्कस करना है इसके कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि द कर्नल ऑफ ए इज नॉट सिंपली जीरो, कि इसके कर्नल में जीरो के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हैं। तो अगर हम कर्नल की बात करें तो कर्नल है क्या, या वो जो नल स्पेस में जिसे कह रहा था वही कर्नल की फॉर्म में कह रहे हैं। सो व्हाट विल बी कर्नल ऑफ ए, जैसा कि हम कह रहे हैं कि कर्नल ऑफ ए में ऐसे एक्स होंगे, एक्स इन बल्कि एक्स सच दैट
AX इक्वल टू 0। या इसको एक और तरह से आसान बना लेते हैं, हम पूरा मैट्रिक्स ही अपनी मर्जी से फिक्स कर देते हैं। हम ले लेते हैं 3/2 का मैट्रिक्स, और 3/2 का भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके कॉलम है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हम उसके पहला कॉलम ले लेते हैं 1 2 3, दूसरा कॉलम ले लेते हैं 3 2 5, और सॉरी इसमें तो टोटल 2 ही कॉलम्स हैं। ऐसा करते हैं 3/4 ले लेते हैं, थोड़ा और आसान हो जाए। 3 × 4 मतलब अब हमारे पास इसमें टोटल 4 कॉलम्स हैं। तीसरा कॉलम हम ले लेते हैं 1 2 3, और चौथा कॉलम ले लेते हैं 0 1। अब इस मैट्रिक्स में जो कॉलम्स दिए गए हैं ये C1 है, नीचे C2 C3, और ये रहा C4। अब इसमें जो ये सेट है C1 C2 C3 C4, ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। जरा इसका कर्नल फाइंड करते हैं, इससे हम ये भी सीख लेंगे कि हाउ टू फाइंड कर्नल। सॉरी। तो कर्नल के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। 1 3 1 0, 2 2 2 1, 3 5 3 2, एंड मैट्रिक्स X, इसके एलिमेंट्स होंगे X1 X2 X3 X4, एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 0। ओके, तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो इसकी एचिलॉन फॉर्म बना लेते हैं मैट्रिक्स की। फर्स्ट रो 1 3 1 0 एज इट इज रहेगी। सेकंड रो में हम R2 -2 टाइम R1 कर लें तो 2 - 2 0, 3 -6 विल बी -4, 2 - 2 0, एंड 1 - 0 विल बी 1। इसी तरह R3 -3 R1 कर लें तो 3 -3 0, 5 -9 will be -4, and 3 - 3 will be 0, and 2 - 0 will be। अच्छा, तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो हम ऐसे करते हैं कि रो नंबर 3 में से रो नंबर 2 को अगर हम माइनस करें तो 1 3 1 0, 0 -4 0 1, और ये बन जाएगा 0 0 0, 2 - 1 will be 1। तो यहाँ से अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखें तो हम लिख सकते हैं x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, -4x2 प्लस x4 इज इक्वल टू 0, एंड x4 इज इक्वल टू 0। x4 इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो x2 इक्वल टू 0 मिलेगा, और जब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो x1 x3, so x1 plus 3x2 0 plus x3 will be equal to 0, means that x1 is equal to -x। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन कैसे लें? हमारा पूरा जो सॉल्यूशन है x, वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, x1 x2 x3 x4। तो इसके एलिमेंट्स कुछ यूं बन जाएंगे, x1 की जगह -x3, x2 की जगह 0, x3 की जगह x3, और x4 की जगह 0। तो हम इसे लिख सकेंगे x3 इंटू -1 0 1 0। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो नल स्पेस है या कर्नल है, तो कर्नल ऑफ ए दैट विल बी a subspace which will be spanned by this matrix -1 0 1 0। और ये किसकी सबस्पेस है, ये R⁴ की सब। पहला ऑप्शन क्या कह रहा था कि द कर्नल ऑफ ए इज नॉट सिंपली 0, कि कर्नल ऑफ ए में सिर्फ 0 नहीं है बल्कि उससे ज्यादा एलिमेंट्स भी हैं। तो ये बात यहाँ सच साबित हो रही है, कर्नल में सिर्फ 0 नहीं है बल्कि ये तो एक वन डायमेंशनल सब स्पेस है ना, क्योंकि ये एक एलिमेंट से जनरेट हो रही है, स्पैन हो रही है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, जरा ऑप्शन और डी के बारे में भी बात कर लें। तो ऑप्शन बी क्या है कि n इज ग्रेटर देन m। तो ये जरूरी नहीं है कि n ग्रेटर देन m हो, n स्मॉलर देन m भी हो सकता है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। ओके, इसी तरह द कर्नल ऑफ ए कंटेन्स ओनली द जीरो वेक्टर। तो ये बात अभी हमने देखी कि नहीं, ऐसा नहीं है, कर्नल में जीरो के अलावा भी एलिमेंट्स हैं। द रिड्यूस्ड रो एचिलॉन फॉर्म ऑफ ए हैज अ जीरो रो। अभी आप देखें कि इसमें हमने जो रिड्यूस्ड रो एचिलॉन फॉर्म भी हम बनाए, ये एचिलॉन फॉर्म बनी है ना ये वाली। और अगर आप इसकी रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म भी बनाएंगे तो कभी भी कोई रो जीरो नहीं होगी।
दैट्स व्हाई ये ऑप्शन भी गलत है। और आखिरी ऑप्शन ये नन ऑफ दिस, तो भी गलत है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन मेरा ख्याल है आपको एक बार ये इसलिए भी कर लेना चाहिए ताकि इससे आपको ये पता चल जाए कि हाउ टू फाइंड कर्नल, हाउ टू फाइंड स्पेस। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए नंबर 2। सेट इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ आर क्यूब, कि इनमें से कौन सा सेट है जो आर क्यूब नहीं है। अब आर क्यूब की सबस्पेस हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारे प्लेन्स के बारे में बात की जा रही है। अगर ऑप्शन ए देखें, एक्स वाई जी ट्रांसपोज, मतलब इस तरह के कॉलम वेक्टर्स एक्स वाई जी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। अब इस कंडीशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 3x प्लस 2y प्लस z दैट इज इक्वल टू 0, मींस दैट एक ऐसा प्लेन से पास होता है। सो दैट्स व्हाई ये तो एक सब स्पेस है। याद रहे, आर क्यूब के अंदर ऐसी लाइनें जो ओरिजिन से पास हों या ऐसे ओरिजिन से पास हों, वो सब स्पेस होते हैं। अच्छा, ऑप्शन बी देखिए, उसमें ऐसे तमाम है 3x प्लस 1 प्लस 2y प्लस 1 प्लस z, तो ये बन जाता है 3x प्लस 2y प्लस z प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये 5 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 1 रह जाएगा। इसका मतलब ये एक ऐसी सब स्पेस है जो ओरिजिन से पास नहीं। सो दैट्स व्हाई ये सब स्पेस ही नहीं है। सॉरी, मैं सब स्पेस कह गया हूँ, ये एक ऐसा सबसेट है, तो एक ऐसा प्लेन है जो ओरिजिन से पास नहीं होता। सो दैट्स व्हाई ये सब स्पेस। जबकि अगर हम बाकी दोनों की बात करें, क्या है, एक्स वाई प्लस एक्स माइनस एक्स वाई माइनस 2y दैट इज इक्वल टू z, तो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई से कैंसिल, ये बन जाएगा x माइनस 2y माइनस z दैट इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। कांस्टेंट टर्म अगर 0 तो ओरिजिन से पास होता है। ऑप्शन सी और डी पास हो। ए, डी, ये तीनों सब स्पेसेस हैं, जबकि ऑप्शन सब स्पेस नहीं है। थर्ड, ऑफ दीज इज द सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर, इनमें से कौन सा जो सबस्पेस है, तो आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर के अंदर ऐसी स्ट्रेट लाइंस जो ओरिजिन से पास होंगी वो सब स्पेसेस होंगी। जैसे अगर हम इस ऑप्शन बी को देखें तो इसमें ऐसी सब एलिमेंट्स हैं एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। का मतलब ये है कि ये ओरिजिन से तो पास ही नहीं होती ना, ओरिजिन से पास हो तो 0 0 को सेटिस्फाई करे। अगर हम इसमें 0 0 पुट कर दें तो आंसर दो साइडों पे इक्वल नहीं आने वाला, सो इसलिए ये सब स्पेस नहीं है। अच्छा, ऑप्शन ए भी देख लें, एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी ऐसे एक्स और वाई हैं जिनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है। ओके, तो क्या ये सब स्पेस है, हमें ये चेक करना है। एक सेट है जिसमें ऐसे एक्स और वाई हैं सच दैट एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये सब स्पेस है, तो हम सब स्पेस क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सब स्पेस क्राइटेरिया के लिए जरूरी है कि इस सेट के कोई से भी आप दो मेंबर लें, उनका सम दोबारा से इसमें होना चाहिए। तो मैं इसके एक मेंबर ले लेता हूँ x1 y1, और दूसरा मेंबर ले लेता हूँ x2 y2, और इन दोनों को ऐड करते हैं, ये बन जाएगा x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। अब हमें ये वाला जो हमें अभी मैट्रिक्स मिला है, वेक्टर मिला है, अब ये सेट S में उसी सूरत में होगा ना जब ये सेट S वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जरा देखते हैं, x1 प्लस x2 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें y1 प्लस y2 से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा x1 y1 प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 एंड प्लस y1 y2। अब हमें ये तो मालूम है कि अगर ये दोनों S के मेंबर हैं तो x1 y1 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और x2 y2 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू, चलें मान लेते हैं कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इनके बारे में तो कोई कंफर्मेशन नहीं है ना कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ये इतने नेगेटिव हो सकते हैं कि ये इन दोनों पॉजिटिव से भी बढ़ जाएं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि ये सेट एस एक सब स्पेस हो।
ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने तो वो ढूंढना है ना जो सब स्पेस हो। अच्छा, ऑप्शन सी, द सेट ऑफ ऑल स्केलर मल्टीपल्स ऑफ 1 3। तो 1 3 के जितने भी स्केलर मल्टीपल्स होंगे उनमें ओरिजिन भी आ जाएगा ना, जीरो जब आप उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए ये जो है, यानी ये एक ऐसी सब स्पेस है जो 1 3 से स्पैन हो रही है। सो दैट्स व्हाई ये एक सब स्पेस है। ऑप्शन नंबर डी, number 4, let v1 equal 103, v2 equal 024. For what value of h will the vector y be in the subspace spanned by v1 and v2? एक्चुअली ये पूछा जा रहा है कि y कब स्पैन बाय v1 v2 में होगा। अच्छा, y अगर स्पैन बाय v1 v2 में हो, तो इसका मतलब ये है कि y को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2 लिखा जाना चाहिए। तो हम ये लिखते हैं y इज इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2। ओके, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं y किसके इक्वल है, 3 4 h। c1 v1 तो ये बन जाएगा c1 0 3 c1, और प्लस c2 v2, सो 0 2c एंड 4c। तो यहाँ से हम ये लिखेंगे कि 3 इज इक्वल टू c1। ओके, सेकंड से हम ये लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 2c2। तो यहाँ से हमें c1 और c2 की वैल्यू मिल रही है, c2 विल बी 2। और अगर हम इनके थर्ड कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 3c1 प्लस 4c2। तो c1 और c2 की वैल्यू पुट करते हैं तो h इक्वल होगा 3 3 जार 9 प्लस 4 2 जार 8। सो h विल बी इक्वल टू 17। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। काइंडली लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करने का क्राइटेरिया रिवाइज कर दें, एक कर देता हूँ। देखें, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करना बहुत आसान है, और उसके लिए आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को टैकल करना आना चाहिए, ये जरूरी है। देखिए, अगर आपको एक सेट दिया गया है V1 V2 V3, चलें सिर्फ इन बात कर लेते हैं। तो ये जो सेट है, ये लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए आप क्या करें, ये इक्वेशन लिखें C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करने से अगर आपको ये मिले कि C1 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 0, C3 इज इक्वल टू 0, जितने भी आपने कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट्स इन्वॉल्व किए थे, उन तमाम के आंसर अगर 0 आ जाएं, तो इससे ये साबित होगा कि ये वाला जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर इन कांस्टेंट्स में से कोई एक भी ऐसा आ जाए जो नॉन जीरो हो, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। जैसे अगर हम इस सेट की बात करें 1 0 और 0 1, हम देखना चाहते हैं कि इसको हम V1 और V2 कह दें कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो हम C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू 0 रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा C1 10 प्लस C2 0 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे C1 कॉमा C2 विच इज इक्वल टू 0 0। तो यहाँ से हमें ये मिला कि C1 इज इक्वल टू 0 एंड C2 इज आल्सो इक्वल टू 0। तो ये डिसाइड हो गया कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से ये लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट चेक किया जाता है, और सबसे बेहतर यही है कि आप इसकी डेफिनेशन लगाएं। कुछ और क्राइटेरियाज भी हैं। अगर आपके पास ये इस तरह के हो कि V1 V2 V3 सारे आर एम के मेंबर्स हों और इनकी तादाद भी m हो, तो आप एक मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। जैसे इसी में देखें, हम ये एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं 1 0 0 1। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। और अगर आपको पोलिनोमियल्स दिए गए हों, उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट फाइंड चेक करना हो, तो उसका रॉन्स्कियन फाइंड करना सबसे बेहतर हो। जैसे अगर हम एक सेट लें जिसमें एलिमेंट्स हों एक्स स्क्वायर 2x एंड 5, देखना है कि क्या ये वाला सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो हम रॉन्स्कियन ले लेते हैं। रॉन्स्कियन में पहले तो यही लिखेंगे एक्स स्क्वायर 2x एंड 5, फिर इनके डेरिवेटिव्स लिखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव 2x, इसका 2 और इसका 0, और फिर डेरिवेटिव्स लेंगे तो ये 2 0 0 बन जाएगा। हम इसको अगर ओपन करें तो ये बन जाएगा 2 इंटू, मैं इस रो से इसे एक्सपेंड करने वाला हूं,
तो इसकी जो पोजीशन है वो है 3 1, तो चूंकि इवन है इसलिए इसके साथ सिंबल चेंज नहीं किया सबको, और ये बन जाएगा 0 -10, सो दिस इज इक्वल टू -20, तो 0 तो नहीं आया ना। इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। एनी अदर टेक्निक्स टू चेक, तो मैंने जो उसकी बेसिक डेफिनेशन थी वो रिकॉल करवा दिया। अच्छा जी, एमसीक्यू की तरफ वापस आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है, व्हिच सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स इज द सबस्पेस ऑफ द स्पेस P4। P4 से यहाँ बता दिया गया है कि P4 is the space of all polynomials having degree at most 4। या यूं कह लें कि P4 is the space of all polynomials having polynomials of degree less than or equal to, यानी इसमें 0 डिग्री वाली पोलिनोमियल्स भी हैं, 1 वाली भी हैं, 2 वाली भी हैं, 3 वाली भी हैं और 4 वाली भी। ये जो P4 है इसकी डायमेंशन 5 होती है। ओके, याद रहे Pn की डायमेंशन n+1 होती है। अच्छा, यहाँ से ये पूछा गया है कि विच ऑफ द सेट इज अ सब स्पेस। तो सब स्पेस चेक करना है, कैसे होंगे, द पोलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म a+t²। इस तरह के जो पोलिनोमियल्स हैं, क्या वो सब स्पेस फॉर्म करेंगे, वेयर a इज अ पैरामीटर रनिंग ओवर R। ये एक सेट है S, उसके एलिमेंट्स इस तरह के हैं a+t² सच दैट a बिलोंग टू R। तो अब इसे अगर सब स्पेस शो करना है तो हमें ये देखना होगा कि इस तरह की अगर दो पोलिनोमियल्स लिए जाएं तो उनको सम करने से भी आंसर इसी में आता है। जैसे मैं एक पोलिनोमियल ले लेता हूँ 5+t² और इसको ऐड करवा देता हूँ 2+t² से। ये दोनों तो एस के मेंबर्स हैं ना, 5+t² और 2+t², लेकिन इससे जो आंसर मिलेगा वो होगा 7+2t²। जबकि ये तो इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि एस के मेंबर्स तो वही हैं जिनमें टी² का कोफिशिएंट 1 है, तो ये एस में मौजूद नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये तो एक सब स्पेस नहीं है। इसी तरह ऑप्शन बी है, द पोलिनोमियल्स p ऑफ डिग्री एट मोस्ट 4 फॉर विच p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, के ऐसे पोलिनोमियल्स जिनकी 1 पर वैल्यू 0 हो। ओके, यानी यहाँ पर हम सेट S इस तरह से ले लेते हैं, दोज p ऑफ x सच दैट p ऑफ 1 इज इक्वल टू। तो अगर हम इस तरह के दो पोलिनोमियल्स ले लें, p ऑफ x और एक g ऑफ x ले लें, तो p ऑफ x प्लस g ऑफ x के बारे में अगर ये डिसाइड करना हो कि क्या ये S में है, तो इन दोनों के सम की वैल्यू 1 पर चेक की जाएगी। अगर हम 1 पर चेक करेंगे तो आंसर 0 आएगा। और अगर हम k टाइम p ऑफ x को चेक करना चाहते हैं कि क्या ये S में है, तो हम k टाइम p ऑफ 1 फाइंड करेंगे और ये भी 0 आएगा। सो दैट्स व्हाई ये ऑप्शन बी है, ये एक सब स्पेस है। बाकी इसी तरह आप चेक कर सकते हैं कि वो नहीं। ऑप्शन नंबर 6, विच वेक्टर इज नॉट इन द कॉलम स्पेस ऑफ दिस। अब कॉलम स्पेस में होने के लिए कैसे ये चेक करें कि कौन सा वेक्टर उसके कॉलम स्पेस में है और कौन सा नहीं है। तो अगर इनमें से कोई ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से अगर कोई इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है कॉलम्स के, तो इसका मतलब ये है कि वो वेक्टर इस मैट्रिक्स के कॉलम स्पेस में है। और जो वेक्टर इन कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाएगा वो इस मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस में मौजूद नहीं होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको V1 कह देता हूँ, इसको V2 और इसको V3। इसको हम Y मान लेते हैं इस मैट्रिक्स। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। Y इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। अगर आपको इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन मिल जाता है तो ये जो ये उसकी कॉलम स्पेस में मौजूद है। इसी तरह फिर ऑप्शन बी को चेक कर लें, ऑप्शन सी को चेक कर लें, ऑप्शन डी को चेक कर लें, तो इनमें से चारों में से कोई एक ऐसा होगा जिससे बनने वाला सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा, यानी उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट नंबर 7 देखिए, कंसीडर अ मैट्रिक्स ए व्हिच सेट स्पैन्स द कॉलम स्पेस ऑफ ए। इनमें से कौन सा सेट है जो कॉलम स्पेस ऑफ ए को स्पैन करता है। अब ये डिसाइड कैसे करना है, आप ऐसा करें, इसकी एचिलॉन फॉर्म बना लें। ये बन जाएगा 1 3 7, 2 - 2 विल बी 0, 1 - 6 विल बी -5,
4 minus 14, 4 minus 14 will be minus 10. इसी तरह -1 + 1 0, R3 plus R1 कर रहे हैं, 2 + 3 5 और 3 + 7 will be 10. तो ये बन जाएगा, अभी रो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 3 7 0 1 2 और 0 3. तो कौन कौन से कॉलम्स हैं जिनमें पिवट एलिमेंट है? एक पहला, और एक दूसरा कॉलम ऐसा है जिनमें पिवट एलिमेंट से मुराद है फर्स्ट लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो. तो ये दो पिवट एलिमेंट्स हैं 1 1, और ये कौन से दो कॉलम्स में है? इस कॉलम में और इस कॉलम में है. इसका मतलब ये है कि ये वाले जो दो कॉलम्स हैं वो इसको स्पैन कर रहे हैं, इसकी कॉलम स्पेस को स्पैन कर रहे हैं. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है. नेक्स्ट नंबर 8 देखिए. इसमें है कि कंसीडर v which is equal to 2 alpha plus 3 beta alpha minus beta 3 alpha plus beta, where alpha and beta are arbitrary real numbers. A matrix whose column space consists of all vectors of this form is, whose column space consists of all vectors. हेलो. एक मिनट जी. ओके जी. हाँ जी, मेरी तरफ प्रॉब्लम था थोड़ा सा. ओके, तो हम बात कर रहे हैं नंबर 8 की. कंसीडर v which is equal to 2 alpha plus 3 beta alpha minus beta 3 alpha plus beta, where alpha and beta are arbitrary real numbers. A matrix whose column space consists of all vectors of this form is. यानी इसके कॉलम स्पेस किस तरह की होगी भला? देखिए इसमें कॉलम कौन कौन से बनते हैं, 2 1 3 और 3 -1 1, यानी कोफिशिएंट्स आ जाएंगे ना. हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इन 2 1 3 और प्लस बीटा इन 3 -1 एंड 1. तो इसलिए ये जो दो कॉलम्स हैं इनसे स्पैन होने वाली यही है. यहाँ से ये वैसे वाضح तौर पर नजर भी आ रहा है. 3 -1 1 एंड 2 1 3, 3 -1 1 एंड 2 1 3. अच्छा, ये 2 1 3 जो है इसका कोई भी मल्टीपल भी लिया जा सकता है. जैसे यहाँ आप ऑप्शन 4 में देखें तो यहाँ 4 2 6 लिया गया, यानी इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करके आप ले लें. ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है. ये दोनों भी हो सकते हैं और इन दोनों के कोई मल्टीपल्स भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ 3 -1 1 है, इसकी जगह इसका कोई मल्टीपल भी हो सकता था, जैसे 2 1 3 का एक मल्टीपल इन. ओके, नेक्स्ट नंबर 9 देखिए. इसमें है कि कंसीडर अ v which is equal to 6a minus b, a minus b and 6. A matrix column space consists of all vectors having this form is. ये बिल्कुल पिछले नंबर 8 की तरह है. इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं 6 इंटू, सॉरी, ए ए हम बाहर लिख लेते हैं और यहाँ बन जाएगा 6 1 6. और इसी तरह से प्लस बी अगर हम कॉमन लें तो यहाँ बन जाएगा -1 और फिर 0. अब ये दोनों या इन दोनों के कोई भी मल्टीपल कंसिडर किए जा सकते हैं. जैसे यहाँ पर देखें 6 1 6 है, तो ये रहा 6 1 6. और दूसरा इसका मल्टीपल हो सकता है, ये -1 0 है और 1 1 0 इसका मल्टीपल है. आप ऐसा करें ना, यहाँ माइनस बी कॉमन ले लें तो ये +1 +1 और 0 बन जाए.
सो ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 10, कंसिडर मैट्रिक्स ए विच इज 3 3 6 3 2 4 3 3 6। व्हाट सेट स्पैन्स द कॉलम स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। इनमें से कौन सा सेट है जो इसको स्पैन कर रहा है। तो मैं बड़ा सिंपल सा रूट आपको बता चुका हूँ कि आप इसकी एचिलॉन फॉर्म बनाएं। एचिलॉन फॉर्म बनाने से जो आपको पिवट एलिमेंट्स मिले वाले कॉलम्स उठा लें। जिन कॉलम्स में पिवट एलिमेंट्स पाए जाएं वो कॉलम्स उठा लें और वही आपके पास स्पैन करेंगे कॉलम स्पेस। अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें एचिलॉन फॉर्म बनाने के लिए तो अपने से लिख सकते हैं 1 2 1 2 4 3। मैंने फर्स्ट रो को 3 से डिवाइड किया और 3 6। अगर हम इसको फर्दर करें तो हम इसे यूं लिखेंगे कि दिस इज 1 2 1। और सेकंड रो में हम जब इसे 2 टाइम r1 माइनस करेंगे तो 0 0 3 माइनस 2 विल बी 1। और इसी तरह ये बन जाएगा 3 माइनस 0 विल बी 0 3 माइनस 3 0 6 माइनस 6 विल बी 0 एंड 4 माइनस 3 विल बी 1। तो इसी तरह इसे फर्दर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये 0 बन सकता है r3 माइनस r2 करने से। अब कौन कौन से दो कॉलम्स हैं जिनमें पिवट एलिमेंट है, एक फर्स्ट और एक थर्ड कॉलम है, इसलिए इसका फर्स्ट और थर्ड कॉलम उठाएंगे 3 2 3 एंड 3 3 4। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह नंबर 11 आप सॉल्व कर लेंगे। नंबर 12 भी सेम इसी तरह का है। यानी सेम आपने प्रैक्टिस करनी है कि एचलॉन फॉर्म बनाकर जिन रोज में जिन कॉलम्स में पिवट एलिमेंट पाए जाएंगे वो आपके पास उसकी कॉलम स्पेस को स्पेन करेंगे। नेक्स्ट नंबर 13 देखिए, assume that these two matrices are row equivalent to each other, which set of columns in A spans the column space of A। जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था, यहां से देखें मैट्रिक्स ए है। अब इसकी एचलॉन फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद बनाकर दे दिया कि वो ये है। यहां से अब आप बताएं कि कौन से कॉलम्स जो हैं वो इसकी कॉलम स्पेस को स्पैन कर रहे हैं। तो जरा देखें पिवट एलिमेंट कहाँ कहाँ पर मौजूद है। एक यहाँ पर मौजूद है, एक यहाँ पर मौजूद है और एक यहाँ पर मौजूद है। तो ये कौन कौन से कॉलम्स हैं, एक पहला कॉलम है, एक तीसरा कॉलम है और एक चौथा कॉलम है जो इसकी कॉलम स्पेस को स्पैन करने वाले हैं। सो 1 3 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। Number 14, which of these matrices can have a linearly independent pair of vectors in its null space? कि इसको अभी रहने दें, इसको आगे चल के हम फिर डिस्कस। Number 15, let A be the 1/3 matrix 1 2 3। ये हमारे पास A है। What pair of vector space spans the null space of A? What pair of vectors spans the null space of A? अच्छा, इसकी null space फाइंड करनी है तो इसका मतलब हमें ये सिस्टम सॉल्व करना है। AX is equal to 0। तो ax इज इक्वल टू 0 मीन्स दैट हम सॉल्व करेंगे 1 2 3 और यहाँ पर कॉलम बन जाएगा x1 x x3 एंड इट विल बी इक्वल टू 0 0 0। यहाँ से हमें एक ही इक्वेशन मिलती है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन एक है, अननोन तीन है, तो दो फ्री करना पड़ेंगे। हम इसे लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू -2x -3x3। ओके, तो यानी जो मैट्रिक्स x है अब वो किस तरह से लिखा जाएगा, जिसके एलिमेंट्स थे x1 x2 x3। तो x1 की जगह लिखा जाएगा -2x2 -3x3, x2 की जगह x2 और x3 की जगह x3। तो इनमें से अगर हम x2 पहले में से कॉमन लें तो -2 1 0 और फिर x3 कॉमन लें तो यहाँ बन जाएगा -3 0 1। तो ये दो ऐसे हैं, या इनका कोई भी मल्टीपल भी लिया जा सकता है। तो ये देखिए 2 -1 0 ये मल्टीपल है इसका पहले का, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो यही मिलता है। और ये भी इसका मल्टीपल है, दूसरे का मल्टीपल ये है नेगेटिव मल्टीपल। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ से इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट नंबर 16 देखिए, कंसीडर विच सेट स्पैन्स द नल स्पेस ऑफ ए। तो सेम वही बात चल रही है नल स्पेस के लिए कि आप इसकी एचिलॉन फॉर्म बना लें। वो कॉलम देखें जिनमें पिवट एलिमेंट मौजूद है और वो कॉलम यहाँ से जो मैट्रिक्स ए से आप पिक करेंगे वही इसकी नल जनरेट करेंगे। नंबर 17, let A be an n cross n matrix whose null space is spanned by a single non-zero।
मैट्रिक्स ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है और उसकी जो नल स्पेस है वो स्पैन बाय अ सिंगल नॉन जीरो वेक्टर। विच कंक्लूजन इज नॉट जस्टिफाइड, कि इनमें से क्या बात जो है ठीक नहीं है। अच्छा, पहली इक्वेशन x इक्वल b इज इनकंसिस्टेंट फॉर सम वेक्टर b इन Rn, कि ये जो सिस्टम है। अच्छा, अब ए जो मैट्रिक्स है उसकी नल स्पेस में एक एलिमेंट है, एक नॉन जीरो है, इसका मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स का रैंक फुल नहीं है, कुछ कम हुआ है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रैंक नलिटी थ्योरम रैंक प्लस नलिटी इज डायमेंशन, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर हम ये कहें कि इसकी नलिटी तो वन है, नलिटी मीन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नल स्पेस, सॉरी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ नल स्पेस। तो नल स्पेस तो एक एलिमेंट से जनरेट हो रही है, इसका मतलब इसकी नलिटी वन है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए विल बी n माइनस वन, फुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो ए इनवर्स